नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश शिवसेना प्रमुख सम्मानित श्री सुरेश जी गुर्जर। सुरेश जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपको एक महारथी बतौर देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व इतना विशालकाय है कि आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता दर्ज कराते हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रियता दर्ज कराते हैं, आप खेलों की दुनिया में भी कहीं ना कहीं अपने बालपन में बेहद सक्रिय नजर आए हैं और आज यूँ कहें कि आप शिवसेना जैसे एक बड़े राजनीतिक दल का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक कर्णधार की भूमिका में रहते हुए कामकाज काफ़ी सफलतापूर्वक संभाल रहे। आप में खूब सारी खूबियाँ, बेहद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आपका देखा जाता है। हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। आपके माता पिता का नाम सुनना चाहेंगे, कैसा आपका बचपन रहा, माता पिता की ओर से किस तरह के सीख और संस्कार आपको मिले हैं जो आज इस उम्र में भी, यूँ कहें कि 58 साल की उम्र में भी आपके भीतर से यूँ ही झलक पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मैं बहुत गरीब परिवार से रहा हूँ। जी मेरे पिता भूरालाल जी गुर्जर जी एक रेलवे के अंदर क्लास 4th के अंदर उनका जॉब था। ओके। मेरी माँ रतनबाई जी गुर्जर, ओके। क्योंकि गुर्जर जाति के लोग हैं हम, जी तो साथ साथ हम दूध का व्यवसाय भी ओके। मेरी माँ करती थी। जी और उस गरीब परिवार के हम 6 भाई बहन थे। जी 2 मेरी बड़ी बहन है, जी 1 मेरा भाई है, जी 2 और मेरी छोटी बहन है। ओके। ऐसे हम 6 भाई बहन थे। जी और मेरे मदर फादर जो मेरे पिता थे, जी बहुत कम तनख्वाह मिलती थी उनको, बिल्कुल सही कहा। और बड़ी मुश्किल से हम लोगों का गुजारा होता था। जी मेरी शिक्षा जी जो है रेलवे स्कूल से हुई है, क्योंकि मेरे पिता रेलवे स्कूल में थे, क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को रेलवे स्कूल में भर्ती किया। जी और रेलवे स्कूल से मैंने 10th क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, मैट्रिक पास मैंने की है। जी उस समय मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, ओके। अच्छा प्लेयर रहा हूँ। संभाग स्तर तक मैंने खेला है, राइट हैंड से मैं खेलता था ओके। और काफ़ी मेरा अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल सही। सुरेश जी, आपने आगे चल के जॉब भी किया रेलवे में, एक अच्छी नौकरी हुआ करती थी आपकी, आपने लंबे समय तक कार्य किया। उस दौर को किस तरह स्मृति के रूप में याद करते हैं? मैं 10th के बाद जब देखा मेरे पिता ने, जी क्योंकि पिता भी रेलवे के अंदर ही जॉब था, जी और चूँकि पिता जो थे मेरे, जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि दूध का भी व्यवसाय हम करते थे। जी उस समय DRM थे, ओके। तो वहाँ पे भी हमारा दूध जाता था। जी तो मेरे पिता ने कहा कि मेरे बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया है, जी तो उसको जॉब अगर मिल जाए तो आपका बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये उस समय एक ऐसा समय था जी कि कोई अफसर किसी को भी चाहता था जी तो जॉब लग जाती थी। बिल्कुल सही कहा। उस समय मेरे को क्लास 4th के अंदर जी मेरी जॉब लगी। जी जॉब में मैं, जैसे कि आप ये इंजन जो कोयले के इंजन जो चलते थे, जी उनकी मैं साफ़ सफाई करता था। ओके। और साफ़ सफाई करते करते मेरे को 5-6 महीने हुए। जी 5-6 महीने के बाद क्या होता है कि परमानेंट करने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं आपको भेजते हैं। जी तो मुझे मऊ भेजा। जी मऊ में मैंने जॉब किया, क्या बात। और जॉब मैंने जो किया, जो रेलवे इंजन के अंदर वो कोयले से चलता था, ओके। तो मैं टोकरियों में कोयला भर के और उसके अंदर डालता था, जी और उससे ये इंजन चलते थे। तो मैंने काफ़ी मेहनत और सब कुछ लगन से काम किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और रेलवे के अंदर जब काम करते करते यूनियन, जब ऑल OBC एसोसिएशन की जब यूनियन का गठन हुआ, पश्चिम रेलवे। हाँ, पश्चिम रेलवे में, जी तो मैंने उसके अंदर अपना बात रखी। जी और सब लोग ऊपर से जो आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, जी उन लोगों ने देखा कि यार ये काम करने की शक्ति इस लड़के में बहुत अच्छी है। जी तो मेरे को डिविजनल प्रेसिडेंट बनाया। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन का डिविजनल प्रेसिडेंट बना। जी 2 साल तक मैंने अच्छा यूनियन के अंदर काम किया। जी काम करने के बाद हमारे यहाँ वेस्टर्न रेलवे के भी चुनाव होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जी उस चुनाव में सभी डिवीज़न के लोगों को बुलाया गया, जी और उस समय 3 पद के लिए लोगों को खड़ा किया जाता है। जी एक अध्यक्ष,
एक कार्यकारी अध्यक्ष जी। और एक सचिव। बहुत बढ़िया। किसी ने अध्यक्ष का फॉर्म भरा, किसी ने कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्म भरा, किसी ने सचिव का फॉर्म भरा। तो ऐसे सभी ने 2-2, 3-3, 4-4 फॉर्म भरे। अब उनमें से किसी को चुन को एक को लाना था। मैंने कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्म भरा। तो जो अध्यक्ष रहता उसने मेरे से बार्गेनिंग किया, यार भैया कि तुम हमारे को वोट दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सचिव ने कहा कि तुम हमारे को वोट दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मगर क्यों? उनको इसलिए उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे साथ जो 8 डिवीज़न के लोग थे जी। उनको लगता था कि ये सुरेश जी गुर्जर की बात मानेंगे और ये वोट हमको दिलवा देंगे जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वोट तो दिला दूंगा, लेकिन आपने जो मेरे खिलाफ जो फॉर्म भरे हैं कार्यकारी अध्यक्ष का, ये आप लोग उठा लें। उन्होंने ये फॉर्म उठा लिए और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। क्या बात है। उस समय जनरल मैनेजर जीएम हुआ करते थे, उन्होंने हार पिनाकर मेरा स्वागत किया और मेरे को निर्विरोध चुन लिया गया। क्या बात है। फिर अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, सचिव का भी चुनाव हुआ। मैंने उनकी मदद करी और जैसे ही मैंने मदद करी तो मेरी पसंद का अध्यक्ष भी बना और सचिव भी बना। बिल्कुल। संगठन की कार्य कुशलता आपके भीतर से झलकती है कहीं ना कहीं। जब आप बोलते हैं तो एक गंभीर लीडर के रूप में बोलते हैं, एक अच्छे जानकार, जो कि एक समीक्षा के साथ जो बात हो सकती है। चाहे आपने वेस्टर्न रेलवे के पद पर चुनाव लड़ा, उसको काफ़ी गंभीरता से, एक चुनाव की टैक्टिस होती है, उसी के अनुसार कहीं ना कहीं जीते भी। शिवसेना के प्रति आकर्षण आपका कैसे हुआ, कब हुआ? बाल ठाकरे जी जैसे व्यक्तित्व से आप कैसे प्रभावित हुए? कौन सी उम्र थी? मैं बाला साहब ठाकरे से तो हमेशा प्रभावित था। क्या बात है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जी। अगर कोई हिंदूवादी नेता जी। और हिंदुत्व के लिए बोलने वाला था तो माननीय बाला साहब ठाकरे के मुकाबले में कोई नहीं था। बिल्कुल सही। तो मैं तो हमेशा उनको चाहता था, पसंद करता था। जी। एक ऐसा अवसर आया कि अनंत गुड़े सांसद शिवसेना के, जो हमारे रतलाम के अंदर कोई कार्यक्रम था जी, उस कार्यक्रम में वो यहाँ पधारे थे जी। तो यहाँ का जो जिला प्रमुख था श्याम उपाध्याय, ओके, वो लोग मेरे काफ़ी मिलने जुलने वाले थे जी। और वो मेरे पास आए कि दादा यार आपके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, क्वालिस भी है, इंडिका भी है, हमारे सांसद आए हैं जी। अनंत जी गुड़े जो शिवसेना से हैं, तो अगर आपकी गाड़ी देंगे? तो मैं तो हमेशा इस सोच में ही था, बिल्कुल सही। क्योंकि शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे से तो बिल्कुल मेरे मन में, मतलब शरीर के कण कण में बसी हुई थी। बाल ठाकरे जी वैसे। तो मैंने फट करके मैंने बोला बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी। उस वक्त क्या हुआ कि जब मैंने गाड़ियाँ दी तो अनंत जी गुड़े जो शिवसेना के सांसद भी थे और प्रभारी भी थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोला, गुजर को बोला। मैं गया, नमस्कार किया मैंने उनसे। क्या बात है। और पैर भी छुए, आशीर्वाद लिया मैंने। क्या बात। तो उन्होंने बोला, गुजर जी आप एक काम कीजिए कि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में चलिए। जी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं भी आपके साथ कार्यक्रम में चलता हूँ। जी। हम लोग जावरा, नीमच, मंदसौर सभी दूर कार्यक्रम पे हम गए। जी। अब कार्यक्रम में सांसद जी का तो स्वागत साथ साथ हो ही रहा था, जी। लेकिन मेरा भी लोगों ने स्वागत किया। और 1-2 जगह अनंत जी गुड़े जो सांसद थे शिवसेना के, उन्होंने मेरे को भी खड़ा कर दिया कि आप भी कुछ दो शब्द बोले। क्या बात है। क्योंकि मैं ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन का, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वेस्टर्न रेलवे का कार्यकारी अध्यक्ष था और डिविजनल प्रेसिडेंट था, तो कुछ नेतागिरी तो कूट कूट के भरी हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो उस समय मैंने अच्छे से भाषण दिए। जब हम आती टाइम हम जब जावरा के पास हम रुके, हम वहाँ पे खाना हुआ, तो आनंद जी गुड़े ने कहा कि गुजर तुम्हारे अंदर काम करने की शक्ति भी है और नेता बनने की क्वालिटी है, मैं कहता हूँ कि आप शिवसेना ज्वाइन कर लीजिए। क्या बात है। मेरे मन में तो थी सही, बिल्कुल सही, कि कोई मेरे को ऐसा पूछे, क्योंकि बाला साहब से मैं इम्प्रेस था। मैंने किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं किया और दूसरे ही दिन मैं अपने कार्यस्थल पे गया, काम पे गया और मैंने अपना इस्तीफा, हमारे जो बड़े ऑफिसर थे, आपने शिवसेना ज्वाइन किया, तो मेरे ऑफिसर थे, उनको मैंने दिया। उन्होंने बोला, गुजर तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो यार भाई? बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा नहीं साहब, मेरे को अब शिवसेना से मैं बहुत प्रभावित हूँ, माननीय बाला साहब ठाकरे से प्रभावित हूँ। बिल्कुल सही कहा। और मैं उन्हें भगवान की तरह पूछता हूँ, और ये मेरे को मौका मिला है तो चाहे मेरी नौकरी क्यों नहीं जाए, लेकिन मैं अब शिवसेना में जाऊँगा। बिल्कुल। मेरा व्यवहार अच्छा था। मैं ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन का मैंने काम किया था, डिविजनल का काम किया था। अफसर शर्मा जी थे उस समय। उन्होंने बोला कि यार गुजर,
अगर तू ऐसे रिजाइन देगा तो तेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने कहा साहब बेनिफिट मिले या ना मिले, जी। अब मुझे शिवसेना में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, क्योंकि क्या मैं नौकरी कम करता था, नेतागिरी करता था तो एब्सेंटी ज़्यादा थी, जी। तो मेरी 11-12 साल की सर्विस हो रही थी। जी। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, तेरे को एक पनिशमेंट दे रखा हमने SF5, उस SF5 को हम पनिशमेंट देते हुए कर देते हैं कि तेरे को कंपलसरी रिटायरमेंट करके हटाया जाता है। ओके। उससे क्या होगा कि तेरे को सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जी, बिल्कुल सही। मैंने कहा ठीक है साहब, जैसा आपको लगता है, लेकिन मैं तो अब शिवसेना में जाऊंगा। जाकर रहूँगा। अफसर बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे, शर्मा जी क्या सभी लोग मेरे को चाहते थे। तो उन्होंने फट करके मेरे को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया और मेरी पेंशन भी हुई बन गई। और मेरे को कुछ पैसा भी मिला। ओके। उसके बाद मैं शिवसेना के अंदर मैंने ज्वाइनिंग ली और उस समय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रमेश जी साहू, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जी। और बहुत ही ताकतवर नेता थे, बिल्कुल। उनका मैं सम्मान करता था, इज्जत करता था, उनके पैर छूता था। उन्होंने मेरे को जो है एकदम डायरेक्ट संभाग प्रमुख का पद दिया। क्या बात है। वो इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने बताया ही है कि मैं रेलवे से मैंने बिल्कुल सही कहा, यूनियन का लीडर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मेरे को दायित्व सौंपा। दायित्व के बाद मैंने शिवसेना का काम करना शुरू किया, तेजी से संभाग का पूरा गठन किया, जगह जगह जाना शुरू किया, कार्यक्रम लेना शुरू किया। उस वक्त अचानक कोई ऐसा दौर चला कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रमेश जी साहू जी, उनका समय भी हो गया था और उनको पद से जो है हटा दिया गया था। उस समय एकदम चुनाव आ गए थे जी, और चुनाव थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। 2003। हाँ, 2003 में। तो मेरे को हमारे अनंत जी गुड़े जो सांसद थे, जी, उन्होंने कहा कि गुजर अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जी, चुनाव कराना हमारे को बहुत ज़रूरी है। जी, इस वक्त आप संभाग के प्रमुख हो, जी। चुनाव के अंदर आपका योगदान रहेगा, आप करवा पाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल 100% करा पाऊंगा। क्या बात है। उन्होंने मेरे को दायित्व सौंपा और हमने 40-41 लोगों को शिवसेना से खड़ा करा। जी, उस समय शिवसेना का इतना बड़ा जनाधार नहीं था, जी, पर फिर भी हमने मेहनत करके हमारे लोग खड़े हुए। कोई 3000 वोट लाया, कोई 5000 वोट लाया, कोई 10,000 वोट लाया। ऐसे हमारे कई जगह से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, उम्मीदवार खड़े हुए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अनंत जी गुड़े को बहुत अच्छा लगा कि यार गुजर, तुमने ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से और बढ़िया ढंग से संभाला, सिस्टमेटिक तरीके से। तो क्यों ना आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या बात है। माननीय, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का अधिकार सिर्फ माननीय बाला साहब ठाकरे को था जी, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुभाष जी देसाई को था। ओके। क्योंकि प्रभारी थे अनंत जी गुड़े, जी, उन्होंने मेरी रिकमेंड लिख के भेजी कि साहब ये लड़का बहुत एक्टिव है, ऐसा ऐसा पद पे रहा है, और क्यों ना इसे प्रदेश का अध्यक्ष कमान सौंप दी जाए। सौंप दी जाए। बिल्कुल। उस समय मेरे को प्रदेश के अध्यक्ष की कमान सौंपी। जी, अब कमान सौंपते के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मच गया, विरोध होने लग गया। क्या? स्वाभाविक था विरोध होना, क्योंकि एक नया आदमी आया, उसको साल भर भी नहीं हुए और उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना जाए तो विरोध तो होगा ही सही। बिल्कुल स्वाभाविक। मैंने विरोध की परवाह ना पालते हुए जी, कार्यक्रम किए, बहुत कार्यक्रम किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। क्या बात है। मैं पीछे नहीं हटा। मेरे को 1 साल के लिए नियुक्त किया गया था। साल भर मेरा पूरा हो गया। अब चूंकि साल भर पूरा हो गया तो नियम के अनुसार अब मैं प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार बनाएंगे तो ही काम कर सकूंगा। बिल्कुल सही। उस समय बहुत लोग जो आगे आए थे कि मैं, हर आदमी चाहता था जो सीनियर था कि अध्यक्ष बनना चाहते थे। जी, पर बाला साहब का एक नियम था, जी, वो ये देखते थे कि हमारे यहाँ शिवसेना में जो नियम है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जी। कि जिस आदमी का जितना विरोध होता है क्या बात है। उसे उतनी मान्यता मिलती है। बिल्कुल सही। और माननीय बाला साहब ठाकरे उस वक्त पहली बार, क्योंकि बाला साहब ठाकरे से मिलने का मेरे को जब अभी संभाग प्रमुख भी रहा, जब भी रहा, पर अवसर नहीं मिला। उनसे तो मिलना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हुआ करता था। जी, मगर उन्होंने मेरे को बुलाया क्या बात है। बहुत सुंदर। और
मेरे को आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रख हाँ, सिर पे हाथ रख के, जैसा कि आपके सामने है, जी यहाँ फोटो भी लगे हुए हैं, बिल्कुल मेरे को आशीर्वाद दिया। जी और आशीर्वाद देने के साथ अनंत जी गुड़े ने मेरी रिकमेंड करी थी, जी सुभाष जी देसाई को कहा और निर्देश दिया जी कि सुरेश गुर्जर को वापस से अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, जी और ये जब तक अध्यक्ष रहेगा मेरे अगले आदेश तक, आगामी मगर टाइम लिमिट की उसमें जिक्र नहीं था। जिक्र ही नहीं था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मुझे प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और फिर मैंने धुआंधार शिवसेना का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अच्छे बढ़िया ऑफिस खोले, सब कुछ काम किया। करने के बाद मेरे कार्यकाल में भी चुनाव आ गया। उस समय प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पचौरी जी थे जी कांग्रेस की तरफ से, जी और चुनाव मेरे को, चूँकि अब तो मैं ही प्रदेश का अध्यक्ष था, मेरे ही नेतृत्व में चुनाव होने थे, जी और जो प्रभारी थे जी वो बदल चुके थे। संदीप जी कुलकर्णी प्रभारी का दायित्व दे दिया गया था, तो हम दोनों ने मिलके चुनाव को लड़ाया। उस समय मेरे कार्यकाल में 31-32 कैंडिडेट मैंने उतारे थे, उम्मीदवार उतारे थे। कई लोगों को 5,000, 3,000, 10,000, 8,000 वोट आए थे। बहुत लेकिन 2 ऐसी जगह थी, जी कंकर मंजारे जी और कंकर मंजारे की जो पत्नी है, जी उन दोनों लोगों को मैंने शिवसेना से टिकट दिया था। जी कंकर मंजारे मात्र उस समय जी मात्र 1,500 वोट से हारे थे, और उनकी धर्मपत्नी जो थी वो 4600 वोट से हारी थी। बहुत बढ़िया। अगर थोड़ी सी मेहनत या कोई चीज़ की कमी रह गई थी, नहीं तो उसी समय हमारे विधायक खाता खुल गया होता आ गए थे और खाता खुल गया होता। सर, आपका कृतित्व वाकई देखते बनता है। जिस तरह आप सुना रहे थे, सिलसिलेवार सुना रहे थे, आपका संभागीय अध्यक्ष बनना, प्रदेश प्रमुख बनना, साथ ही साथ अब तो आप राज्य के चुनाव प्रभारी बतौर भी काम कर रहे हैं। काफ़ी रोमांचित करता है आप जब सुनाते हैं अपनी शिवसेना के राजनीतिक सफ़र की गाथा, तो ऐसा लगता है कि वाकई क्या कृतित्व है आपके भीतर, आप कितना दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआती दौर में ही जिस तरह से आपने बताया कि आप अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे, और उसे त्याग कर कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावनाओं को समझते हुए, हिंदुत्व पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखते हुए अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक समर्पित भाव से समर्पित कर दिया। आगामी दिनों में देखा जाए तो राज्य में फिर चुनाव है नगरीय निकाय के, किस तरह की प्लानिंग है, संक्षिप्त में बता सकते हैं? सर, अभी आपने जैसे कि देखा है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद चुनाव प्रभारी का दायित्व मेरे को सौंपा गया है। मेरे कार्यकाल में और भी चुनाव हुए हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो है वो नगर निगम के चुनाव को लेके है। और नगर निगम के चुनाव को लेके हमारे उद्धव जी ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे जितने भी प्रांत थे, पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और हर प्रांत में यहाँ उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इसी को देखते हुए ये मेरा एक बिजनेस ऑफिस था जी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे शिवसेना का कोई, ठीक है वहाँ तो सेना भवन है, बहुत बड़ा भवन है, उनका मुकाबला तो हम कहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये 1500 स्क्वायर फीट का जो मेरा बिजनेस का जो ऑफिस था, इसको मैंने हमारे चुनाव को देखते हुए और शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसकी पूरी तैयारी करके और इसको मेरा कार्यालय खोल दिया। और इस बार हम जो चुनाव हैं पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये मेरे इंटरव्यू के माध्यम से अगर वो सुने, तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को, जैसे कि पहले आप कांग्रेस पे विश्वास किया करते थे, बिल्कुल सही, आज भाजपा पे विश्वास करते हैं, अब ये इनकी मनमानी पूरी तरीके से चलाते हैं। ये जानते हैं कि हमारे सिवाय ये वोट किसको देंगे। इसलिए जनता से निवेदन करता हूं मैं आप कि तीसरी पार्टी के रूप में शिवसेना है, शिवसेना भी पूरी ताकत के साथ मैदान में पार्षद के चुनाव में उतर रही है। आप इन्हें वोट देकर आप जिताइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फुल बहुमत के साथ जिताइए, लेकिन ऐसे शहर जीत कर आप भेज दें ताकि जो इनकी ये मनमानी करते हैं वो मनमानी ख़त्म हो। और प्रदेश के अंदर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक पार्षद 10 पार्षद के मुकाबले में काम करने की ताकत रखता है। क्योंकि आप लोग हमेशा देखते आए हैं
शिवसेना ने सामाजिक स्तर पे माननीय बाला साहब ठाकरे ने हमको शिक्षा दी है और बताया है कि 80% हम लोग समाज सेवा करते हैं, बिल्कुल सही कहा। केवल 20% ही हम राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति में भी हमको कहीं ना कहीं आप लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा। गुर्जर साहब, जैसे कि आपने बताया कि माननीय बाल ठाकरे जी हमेशा सामाजिक सरोकार के साथ राजनीति किया करते थे, आपका भी एक सामाजिक सरोकार देखा जाता है। किस तरह आप गुर्जर समाज में सक्रियता दर्ज कराते, क्या वो आयोजन कराते जिससे आप सामाजिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत और सुदृढ़ पाते? सामाजिक तौर पे जैसा कि आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर गुर्जर जाति जो है जी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मजबूत। आज आप देखेंगे पूरे देश के अंदर तो हमारी संख्या होगी 4-5 करोड़ के लगभग होगी। जी जी आपने सुना भी होगा जी। शायद कश्मीर के अंदर जो है जी जिन्हें कि जो हिंदू थे जिनको मुसलमान बनाया था, इससे 25 लाख गुर्जर हमारे जो है कश्मीर के अंदर है। जो आज भी अब हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, जहाँ भी हम लोग कार्यक्रम तो उनको भी बुलाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और सामाजिक स्तर पे मेरा हमेशा सोच रहा है कि हमेशा हम पिछड़े हुए रहे हैं। हमें कभी भी भाजपा ने या कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया है। मैं मेरे इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरे इन सब समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और शिवसेना से जुड़े और शिवसेना के हाथ को मजबूत करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो सम्मान आपको कांग्रेस और बीजेपी में नहीं मिला है वो सम्मान यहाँ मिलेगा। और मैं हमेशा समाज का उत्थान ही चाहता हूँ, पर इस माध्यम से उनका कोई बड़ा उत्थान करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा। समाज की बात हो रही तो परिवार की भी बात होना चाहिए। परिवार को किस तरह समय दे पाते, क्योंकि आपका जो कार्य करने का जो एक शैली है, कहीं ना कहीं आप जुट जाते काम में तो दिल से जुट जाते और समय परिस्थितियाँ सबको कहीं ना कहीं दूर छोड़कर उस कार्य को करते जिसे बाल ठाकरे जी पूरा करना चाहते थे। जैसा कि आप इस बात को तो अच्छी तरह से जानते हैं जी। नेता नगरी में टाइम मिलता नहीं है, हम घर को समय दे नहीं पाते हैं। लेकिन मेरी पत्नी जैसे कि प्रतिभा गुर्जर ओके मेरी पत्नी है और इंदौर के पास में दूधिया गांव है जी, वहाँ से मेरी पत्नी है जी। और मुझे गर्व होता है अपनी पत्नी के क्या बात। सम्मान के लिए, उसके बात करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी मेरी पत्नी रही है। मेरे 3 बेटे हैं जी पीयूष गुर्जर, शशांक गुर्जर और निशांत गुर्जर। ओके उनको पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, क्या बात है। बहुत सब कुछ करने में उसका बहुत बड़ा दायित्व हुआ है दोहरी भूमिका निभा चुकी है। और आज जो मेरे बेटे हैं जी विदेश के अंदर, जी थाईलैंड के अंदर टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत बड़ा काम है, सिंगापुर में आईटी सेक्टर का काम है। ओके तीनों भाई मिलकर बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। जी और अभी मेरी वैसे पूना के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है। ओके तो धीरे धीरे बच्चों ने जो उन्नति की है जी मेहनत से, लगन से, पर इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है मेरे परिवार में, मैं तो कभी समय दे नहीं पाया, समय पे पहुंच नहीं पाया, उनको मैं पढ़ाने में कहीं मेरा योगदान नहीं रहा। लेकिन मेरी पत्नी जो बेचारी मात्र 8वीं पास थी, उसके बावजूद भी मेरे बेटों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कराया। उन्होंने इंजीनियरिंग करी, मैनेजमेंट से MBA किया, जॉब भी की और आज इतना बड़ा खुद का बिजनेस वो चला रहे हैं। वाकई सुरेश जी, आपसे बातचीत करते हुए रोमांचित हो रहे हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व मनुष्य जीवन तो सार्थक कर ही रहा है, कहीं कहीं परिवार में भी आपको सारे सांसारिक सुख मिल रहे परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सफल जीवन का यदि कोई प्रमाण पत्र यदि मैं समझता हूँ कहा जाए, वो उसके संस्कारित बच्चे हो सकते हैं जो कामकाज में जुड़कर रहते, राष्ट्र के उत्थान में उन्नति देते। क्योंकि ये कि युवा बिजनेस करता है, बिजनेस से जो भी आय होती है लोगों को रोज़गार मिलते हैं, उनकी सैलरी जाती है, राष्ट्र मजबूत होता है। आप कितना आध्यात्मिक है, कितना सार्थक मानते हैं अपने मानव जीवन को? मानव जीवन को मैं बहुत ही सार्थक मानता हूँ। भगवान में मेरी बड़ी रुचि है। एक रहता है ना, भगवान तो हमारे सभी भगवान को हम मानते हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो, लक्ष्मी जी हो, विष्णु भगवान हो। लेकिन मैं अपने कुल देवता देव नारायण का बड़ा भक्त हूँ। आज जिस पादान पे भी पहुँचा हूँ तो उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। और दूसरा भगवान मेरे जीवन में अगर मैं किसी को मानता हूँ
तो वो है माननीय बाला साहब ठाकरे। क्या बात, बहुत सुंदर। उनको मैं हमेशा भगवान मानता हूँ। मेरा जहाँ भी भाषण होता है, जी जब भी मुझे खड़ा किया जाता है, जब भी मैं बोलना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा उनको भगवान के नाम से ही संबोधित करता हूँ, क्योंकि उनके नाम से ही मैं आज जाना जाता हूँ। लोग मेरे साथ आते हैं, लोग मिलते हैं, लोग मेरे से आशीर्वाद लेते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये आशीर्वाद माननीय बाला साहब ठाकरे का रहा है, और जो सामाजिक सेवा जो सिखा गए हैं वो उसको मैं करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपका आत्मविश्वास खूब खूब देखा जाता है। आखिर अपने आप को इतना एनर्जेटिक इस उम्र में, चूँकि मुझे लगता है कि आप 60 के करीब पहुँचने वाले हैं, इतना आत्मविश्वास आपके भीतर कहाँ से आता है? कौन सा मूल मंत्र है? ये मूल मंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ माननीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है। ओके। और कूट कूट के अंदर कहते हैं ना कि इतनी शिवसेना मेरे शरीर में भरी हुई है कि जहाँ से भी काटोगे तो हर बूंद पे निकलेगी शिवसेना शिवसेना शिवसेना। ये एनर्जी मेरे को शिवसेना से ही मिली, और शिवसेना में मेरे जीते जी। आज आपने सही बात कहा कि मैं 58 से आज 60 की ओर जा रहा हूँ। अब जितने भी साल मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत लाइन से लग गए हैं, ओके। अब मेरे को जो भी सेवा करने का काम मिला है तो मैं पूरी दिलचस्पी से सेवा करूंगा, और एनर्जी शिवसेना से ही मेरे को मिलती है। क्या बात है सुरेश जी, आपसे चर्चा क्लोज करने का कोई मन तो नहीं करता है, क्योंकि आप बातें इतनी गुड़ रहस्य की करते कि यदि एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को, एक शिव सैनिक को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अपने संगठन के प्रति, कहने की आपकी जीवन गाथा सुनने के बाद महसूस होती है। किसी संगठन को बनाने में आप जैसे लीडर्स का कितना योगदान है, कितना बलिदान है, आपसे इंटरव्यू करने के बाद ही पता चलता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक महारथी बतौर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।